अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़। हम एक जायज़ा लेने जा रहे हैं बजट का, आने वाले बजट का। जो हालात हैं कोविड-19 की वजह से बड़े ही स्पेशल हैं। बजट भी स्पेशल आना चाहिए। लोगों की तवक्कात भी बड़ी हुई हैं कि कोई इंसेंटिव आएगा, कोई रिबेट आएगा, किसी तरह का रिलीफ आएगा। लेकिन अब सूरत हाल कैसी है, गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके इस साल, और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि बजट ऐसा लाया जाए जिससे अहदाफ भी पूरे हों, रेवेन्यू कलेक्शन भी हो, ताकि मुल्क के जो काम है वो चल सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो 4 महीने से सूरत हाल है, बिजनेस की सूरत हाल है, कारोबार जो है कोलैप्स कर गए हैं, चीज़ें बंद हो रही हैं और लोगों के लिए माशी एक मसला बन गया है। तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह का इंसेंटिव लेके आए, लोगों के लिए किस तरह की ऐसी रिलीफ लाए ताकि लोगों को आगे बढ़ने में, अपने बजट अपने बिजनेस को सस्टेन करने में और अपने कारोबार को आगे लेके जाने में उनको किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र आ सके। हमने आज अपने पैनल में दावत दी है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को। हमें पहले ज्वाइन करेंगे इंजीनियर जब्बार साहब और उनसे हम बात करेंगे इकॉनमी पे और बिजनेस पे कि बिजनेसमैन किस तरह देख रहा है इस बजट को और उसकी क्या तवक्कात हैं। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। सर इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी ही स्पेशल है और मेरे ख्याल में आप बड़ा ही सीजन आप बिजनेसमैन हैं और आपने बड़ा ही रिसर्च की हुई है। आपका इकोनॉमी में बड़ी अच्छी आपकी रिसर्च है, आप बिजनेस में भी आपकी नज़र है। तो आपके ख्याल में बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल है, तो हुकूमत किस तरफ लेके जा रही है इस वक्त बजट को? देखिए जी, हुकूमत के तरफ से जो वादे किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि उन वादों में सबसे पहला वादा जिसके ऊपर एक रिकरिंग बेसिस पे या कहेंगे कि हम रिपीटेशन हो रही है कि दिस विल बी ए नो न्यू टैक्स इंट्रोडक्शन बजट। इसका मतलब है कि अगर कोई मजीद इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं आती है तो इसका मतलब है कि एक स्टेटस को रहेगा, जो पुरानी जो भी फिगर्स हैं या न्यूमेरिक्स हैं, परसेंटेजेस हैं, जो भी हैं वो बरकरार रहेंगे। अब सिर्फ उस बरकरारियत और उसके कलेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब IMF के साथ जो 5.1 की पहले जो एक किस्म की इंसिस्टेंस थी, वो लगता है कि उसमें काफ़ी वो मेल्ट डाउन हो गई है। अब वो शायद 4.7 पे आ रही है। तो अगर 4.7 पे आ रही है तो इस वक्त जो हमारी कलेक्शन है कोविड के असरात के वजह से आप देखें कि वो कलेक्शन उस 4.7 से भी नीचे है और ये स्पिल जो है ये मेरा ख्याल है कि मजीद होगा। और ADB, वर्ल्ड बैंक, इवन हमारे मुस्तनद किस्म के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को एक कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट की सूरत में देख रहे हैं। अगर हम कैरी फॉरवर्ड सूरत के इफेक्ट में देखें तो या तो इसका रास्ता फिर दरमियानी ये है कि एक मिड टर्म फिर रिव्यू होगा दिसंबर में, यानी वो जो अहदाफ हैं 4.7 के वो नीचे आएंगे, क्योंकि 4.7 विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू टैक्सेशन मेरे अपने ख्याल में कि इन हालात में इम्कानात उसके बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। और फिर एक मेरा ख्याल है कि जो हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि अब वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी ग्रोथ को जो है वो नेगेटिव ओपनिंग में लेकर गए -2.6। तो -2.6 के नेगेटिव ओपनिंग में आप खुद माशाल्लाह जो है वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, टैक्स भी समझते हैं, तो ग्रोथ जो है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंटल वैल्यूज ऑफ द टैक्सेस एंड रियलाइजेशन देयर ऑफ। जी, ये सूरत हाल तो जब हमें समझ में आ रही है, लेकिन देखें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो पहले भी स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो जो GDP ग्रोथ थी वो उसको कहा गया था 2 या 3% ही रहेगी, कोविड से पहले की बात है। तो अब तो नेगेटिव में आना ये बनता था, लेकिन अब क्या ये जो गैप है पाकिस्तान का एक जो रेगुलर अनरेगुलर इकोनॉमी का, जो इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी का है, क्या इसको अगर हम कम कर दें तो इससे कोई हमारे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, जो आप खुद मेरे ख्याल है कि इन चीज़ों को समझते हैं कि आई हैव अ लिटिल बिट डिफरेंट व्यू कि हमारे पास जो ये विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उसमें आपको खुद पता है कि उसकी एडजस्टेबिलिटी और नॉन एडजस्टेबिलिटी के दरमियान एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल गैप्स है। ठीक है। देयर आर पीपल हु गो फॉर एडजस्टमेंट एंड देयर आर मैनी पीपल हु नेवर इवन हैव गॉन फॉर एनी एडजस्टमेंट। आपकी हर चीज़ के ऊपर तो विदहोल्डिंग टैक्स है,
लोग जो है हम कहें कि वो मासेस जिनको टैक्सेशन का पता भी नहीं है, दे आर ऑल्सो पेइंग द टैक्सेस, मगर ये है कि वो एक फॉर्म जो है जिसको हम कहते हैं कि रिटर्न फाइल करें और जो आपने दिए हैं अगर ज़्यादा दिए हैं और आपके ऊपर जो ड्यू टैक्स की लायबिलिटी है तो आपका जो है वो मेरा ख्याल है कि यू कैरी फॉरवर्ड। मगर इसमें थोड़ा सा ये मिथ है, पाकिस्तान में बार बार ये चीज़ें जो कही जाती हैं कि जी नॉन टैक्स पेयर्स की तादाद ज़्यादा है, मेरे अपने ख्याल में कि फॉर्मलाइज करने के लिए कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स नॉन रजिस्ट्रेशन। जो एक आदमी नॉन रजिस्टर्ड है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मेरा ख्याल है कि हम इससे मोर देन व्हाट द रजिस्टर्ड पर्सन इज पेइंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स, वो उसकी सारी की सारी विदहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, नॉन रिफंडेड एंड नॉन एडजस्टेड। अब हम आगे बढ़े तो वो जो चीज़ें खरीदता है वो भी आखिर टैक्स पेड होती हैं। ये दूसरी बात है कि खरीदार अगर इनको देता है तो लेकिन जब्बार भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि जो देखें दो सेगमेंट्स हैं, दो स्ट्रीम्स हैं। एक तो आम आदमी है, मैं और आप हैं, जब हम परचेज करने आते हैं तो हम सेल टैक्स दे रहे होते हैं, और सेल टैक्स हम क्यों ज्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है कम है। लेकिन बात यह हो रही है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो आपको भी पता है वो पर्ची पे कारोबार कर रहे हैं, वो कैश पे कारोबार कर रहे हैं, वो ज़बानी उस पे कारोबार कर रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको टैप करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि वो अलबत्ते इस लिहाज से दुरुस्त है, क्योंकि मैनी ईयर्स बैक, लेट्स से 2.5 डिकेड्स पहले टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो आज के टैक्स टू जीडीपी रेशो कि अगर बराबर नहीं तो उससे ज़्यादा था या उससे कम भी नहीं था। मगर हम इन चीज़ों को अगर उस तरीके से देखते हैं तो हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि आखिर एक डॉलर पैरिटी के ऊपर हमारी जो जीडीपी आ रही है इन टर्म्स, आज हम जीडीपी को देखते हैं कि $305 से सुपर कर 276 पे भी चली गई है। सही। तो हमारा जो स्टॉक है रुपीस में और हमारा जो स्टॉक है डॉलर्स में, आप देखें उसके दरमियान एक 66% का गैप हम खुद अपने इस दहाई में हम देख चुके हैं। अब इन सारी चीजों की जो एक न्यूमेरिकल जिसको कहना चाहिए रिसर्च बेस्ड एक एनालिसिस के बजाय मेरा ख्याल है कि ज्यादातर ब्लेम लोगों के ऊपर ही डाला जाता है कि लोग टैक्सेस नहीं देते हैं। मुझे याद है कि मैं ट्रैप में तकरीरें करता था, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था। उस जमाने में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। हमने उस जमाने में ये कहा था कि आखिर 30,000 लोग जो एफबीआर में काम कर रहे हैं, आखिर व्हाई डू नॉट दे बिकम एजेंट्स ऑफ रजिस्टरिंग पीपल। उस जमाने में मुझे याद है कि जब डिस्कोज नहीं थी, वापडा थी, तो मैंने वापडा के तमाम 40 किलोवाट से लेकर तमाम कनेक्शंस के सारे न्यूमेरिक्स उस तकरीर में कहे थे। नहीं, ये आपने बात है 1990 में विथहोल्डिंग आया पहली दफा, और उसके बाद से ये स्कीम आगे बढ़ती चली गई। उस वक्त ये कहा गया ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाया गया है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये रेवेन्यू मेजर बन गया डॉक्यूमेंटेशन के बजाय। तो ये जो सूरत हाल है इसने जो है सारे टैक्स निज़ाम को जो है डिस्टर्ब किया हुआ है मेरे ख्याल में। देखिए ये सिर्फ एक रेवेन्यू बेस नहीं बना है, इसने एक और एक्यूमुलेशन की है। वो एक्यूमुलेशन है लोगों के रिफंड्स। आज हम कोविड-19 में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से दैट के बजट से क्या सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है। हम कहते हैं जी 1 साल के लिए आप लोगों के लोन्स को रोल ओवर करें, मगर मार्कअप भरें। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की इस डिमांड को तो बड़ा इजीली जो है वो इन्होंने एब्जॉर्ब किया, क्योंकि अगर बैंक्स लोगों के पैसे नहीं ले पाती तो बैंक्स की अपनी एफएस खराब होती। ये तो बैंक्स को मदद की गई है, किसी किस्म की कोई किसी बिजनेसमैन को एक जेन्युइन मदद मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से भी नहीं मिली है। अब हम वापस आ जाते हैं आपके लेकिन बिजनेसमैन को इंटरेस्ट रेट में तो काफी रिलीफ मिल गया ना सर। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरेस्ट के, वो किस बेस पे होते हैं? वो होते हैं काइबोर प्लस स्प्रेड ओवर। जी हाँ। वो काइबोर जो है मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी एक फिगर निकलती है उसके लिहाज से अगर उसका कोई वीकली बेस्ड प्राइसिंग हो तब तो उसको फायदा होता है। सही। अगर उसने 6 मंथली, 1 ईयर बेस्ड, 2 ईयर बेस्ड या इवन लेट अस से क्वार्टर ऑफ ईयर बेस्ड अगर उसने प्राइसिंग की हुई है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर उस प्राइसिंग को आप रोल ओवर करते हैं तो ये बैंक्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो किसी को दें या किसी को न दें। ये भी एक बड़ी ज्यादती है कि इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक ने एज ए रेगुलेटर, मेरा ख्याल है कि शायद काश के इजिप्ट में भी कोविड-19 की सूरत हाल रजा बाकर देखते तो शायद उनकी सोच में
फिर कोविड-19 का वो मनाजिर जो इजिप्ट में होते, शायद हमें भी उसी किस्म का कोई फायदा होता। अच्छा जब्बार भाई, ये मुझे बताइएगा कि ये जो स्टेट बैंक ने शर्त रखी है फाइलर के लिए 4% और नॉन फाइलर के लिए, आप ये समझते हैं नॉन फाइलर को ये इंसेंटिव देना चाहिए था? नहीं, देखें, नॉन फाइलर और फाइलर के जगह पे जो इन्होंने ये जो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन की है, पहली बात तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर कर एक जवाब पैदा करते हैं कि पीपल शुड नॉट मैरी विथ अ कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से, कि किसी कॉम्प्लिकेटेड दुल्हन के साथ शादी न करने की शराइत को आप पहले ही सामने लाते हैं। यहाँ से ही मेरा ख्याल है कि सारी खराबियां दूर होती हैं कि निकलती हैं कि आप खुद ब खुद इस किस्म की स्कीम्स को ला रहे हैं, बजाय इसके कि आप स्टेडली हम इससे ग्रेजुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके देखें। बड़ी मैं से इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, मगर मेरे अपने ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तीन बुनियादी चीजें बता दें जो आप समझते हैं हुकूमत को इस वक्त करनी चाहिए। इस कोविड की सूरत हाल में कंजम्पशन इकोनॉमी जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए जनरल सेल्स टैक्स को कम किया जाना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि जो अभी आपने बात की, ये विदहोल्डिंग टैक्सेस, जो लोग जिन्हें रजिस्टर्ड हैं, जो लोग आइडेंटिफाइड हैं, या जो लोग 10-10 सालों से रिटर्न भर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम मजीद पाबंदियां डाल देते हैं, तो जिनके ऊपर कोई फ्रॉड के इल्जाम नहीं है, कम से कम रजिस्टर्ड लोगों से विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेट देम बी ऑन द बेटर पाथ ऑफ अ प्रोग्रेस। ठीक है। अब इस चीजों के अलावा बाकी जिन लोगों के पैसे ये लोग लेकर बैठे हुए हैं, आज आपको पता है ये स्टॉक कैपेसिटी चार्जेस ऑफ दी IPPs जो 1000 अरब रुपए है, उसके आधे के बराबर ये स्टॉक जमा हो चुका है। 384 बिलियन आपको भी पता है 400 की तरफ हेड कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं उनको लिक्विडेट करें? देखिए, ये लोगों के पैसे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कि सवाए इस मदद के कि लोगों को अपने ही पैसे वापस किए जाएं, इससे बड़ा और कोई ताउन किसी रियासत का नहीं हो सकता है। अब जहां तक हम बिजनेसमैनों का ताल्लुक है, तो हमारे ख्याल में हम ये भी समझते हैं, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट और आपके लूंगा, हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त आप देखें कि बड़ी मज़ाक़त है इस किस्म की सूरत हाल है कस्टम्स के हद तक। हम अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें जिसमें हम कहें कि एक एक्टिविटीज एक्सप्लोड हों, तो आप अगर स्केड्यूल आप 5 ऑफ द कस्टम्स एक्ट देख लें और 6 देखें, तो वहां पे 40 प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे जो इंपोर्ट हो रहे हैं 0 से 3%। मगर एक प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के ऊपर इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अगर आदमी कोई छोटी मोटी चीज बना सके, हमने उसको तो किसी किस्म की कोई भी पैरिटी कंसेशंस नहीं दी है। ठीक है सर, ये कस्टम पे हम किसी वक्त एक पूरा प्रोग्राम करेंगे और आपको जहमत देंगे, उस वक्त हम आपसे बड़ा डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमान ने बात की, वो जो पैसे गवर्नमेंट के पास हैं लोगों के, वो उनको लिक्विडेट कर दें ताकि उनके लिए कैश लिक्विडिटी का एक मसला हल हो जाए, और विदहोल्डिंग के रेट्स को जो है वो कह रहे हैं कि उसको कम किया जाए। हम और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हम बात करेंगे, वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं अपने मेहमानों से। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से, अब हमें ज्वाइन किया है मंसूर रावान साहब ने, और इनसे बात करते हैं कि जो सूरत हाल है इस बजट के हवाले से और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है लीगल फ्रेटर्निटी को, और क्या समझते हैं हुकूमत क्या ऐसी चेंजेस लानी चाहिए, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से किस तरह का कोई इक़दाम होने जा रहा है। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप को भी सूरत हाल नज़र आ रही होगी कि कोविड-19 की वजह से सूरत हाल जो है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गई है और बजट जो है एक डिफरेंट पैराडाइम में जा रहा है। तो अब ये जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से वफाक और सूबे जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं कोर्ट्स में, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है कि कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए जिससे ये मसाइल हल हो जाएं और जो कैश जो टैक्सेस के पैसे होल्ड हुए हैं कोर्ट्स में वो लिक्विडेट हो जाएं? देखें, एक तो आपका जो आखिरी लिम्ब है आपके सवाल की, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, मगर जो बुनियादी नुक्ता है वो है 18वीं तरमीम के बाद जो रिसोर्सेज हैं, यानी जो हमारा आखिरी कंक्लूसिव अवार्ड था वो 7th NFC अवार्ड था। वो दिसंबर में 2009 में कंक्लूड हुआ, और 18वीं तरमीम का जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट, वो एनफोर्स हो गया 18 अप्रैल 2010 को।
लेकिन जिस वक्त तो 7th NFC अवार्ड कंक्लूड हो रहा था तो कयास यही है कि उस वक्त जो तमाम आपको NFC में मालूम है कि उसमें चारों सूबे और वफाक की नुमाइंदगी होती है, तो उस वक्त जो चीदा नुकात थे 18वीं तरमीम के वो तय हो चुके थे और ये बहरहाल तय हो चुका था कि कंकरेंट लिस्ट ओमिट होने जा रही है। तो वसाइल बहुत सारे सूबों को चले गए। अब हमें मालूम है कि 7th NFC अवार्ड जो आज भी चल रहा है बाय द वे, बिकॉज उसके बाद बीच में जो अवार्ड हुए 8 और 9 वो कंक्लूड नहीं हो सके, अग्रीमेंट नहीं हो सका उसके ऊपर। तो जो डिविजिबल पूल में से जो शेयर है अब वफाक का 42.5% है और सूबों का 57.5% है। अब जो बुनियादी मसला है और इस मसले के ऊपर बैठकर गुफ्तगू करने की जरूरत है, क्योंकि आइन के अंदर अब ये तो बहरहाल तय है आर्टिकल 160 की क्लॉज 3A की इंसर्शन के बाद के सूबों का जो हिस्सा है इस डिविजिबल पूल में वो पिछले कंक्लूडेड NFC से कम तो नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बार क्रिएट हो गया है। मगर ये अब फैक्ट है कि इस वक्त वफाक पर्टिकुलरली एक लिक्विडिटी क्रंच के अंदर है। ये कोविड-19 से पहले भी था, अब और ज्यादा हो गया है। तो अब आई थिंक कोई रास्ता कोई क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें सूबे कुछ वॉलंटरली गिव अप नहीं करें, क्योंकि गिव अप कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, वो वफाक को लेंड कर दे या कोई एक ऐसा मैकेनिज्म वर्कआउट कर लिया जाए कि जिसमें जो ये लिक्विडिटी क्रंच है फेडरेशन का, इसको खत्म किया जा सके। लेकिन ये सूरत हाल तो कंसेंसस की उसमें ही हो सकती है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त 100% दुरुस्त कि ये कंसेंसस से हो सकती है। इस पे मिसाल के तौर पे अगर एक सूबा भी डिसएग्री कर जाए तो कम से कम वो सूबा तो नहीं देगा, फिर बाकी भले देते रहे, मगर ये तो सबको ये कंसेंसस से होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये तो है एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं जो वफाक और सूबों के दरमियान टैक्सेस से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स और सर्विसेज से रिलेटेड वही एक शोबा एरिया है जहां ओवरलैप हो, जहां पे झगड़ा आता है। और उसमें सिर्फ वफाक का झगड़ा नहीं है, वो सूबों के माबैन आपस में भी जो कवानीन है ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के, ये चूंकि ये प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और रिवर्स चार्ज यानी प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और टर्मिनेशन दोनों पे टैक्स हो रही है सर्विस कि जहां से मिसाल के तौर पे अगर सर्विस ओरिजिनेट हो रही है सिंध में, भले वो टर्मिनेट हो रही हो पंजाब में, तो सिंध डिमांड करता है कि टैक्स दें। इसी तरह से पंजाब के कानून में लिखा हुआ है कि सर्विस भले पंजाब के बाहर से ओरिजिनेट हो रही हो, पंजाब में टर्मिनेट होगी तो टैक्स देंगे, पंजाब में टैक्स देंगे। सो उसी एक सब्जेक्ट मैटर पे, एक ट्रांजैक्शन पे दोनों सूबे टैक्स क्लेम कर रहे हैं। सो ये जो है ये एनवायरनमेंट जो है ये फिर बिजनेस कंडीशन इनफैक्ट पांच जुरिडिक्शंस बन गई हैं। अब KPK भी बन गया है, बलूचिस्तान बन गया और फेडरेशन का जो है कैपिटल अलग एक जुरिडिक्शन बन गया। एक और चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, देखिए अब जो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन है ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये बहरहाल हमें मालूम है कि हुकूमत अकेले तो इससे निपट नहीं सकती। जो जॉब्स हैं मार्केट के अंदर वो अब उनको इस चीज को इंश्योर करना कि जॉबलेसनेस ना बढ़े, उसमें हुकूमत को अब इस बजट में ये रखना पड़ेगा कि जो लिक्विडिटी है बिजनेसेस को लिक्विड रखा जाए ताकि वो जॉब रिटेन कर सके। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जॉब्स लोगों की गई तो उसमें ज्यादा बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी हुकूमत के लिए। हुकूमत के पास चाहे वो BISP हो या एहसास प्रोग्राम हो, गवर्नमेंट के पास इतना कैश नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, कि वो डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दे सके। हमारे अभी जॉब से ही आएगी। हमारे अभी पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भी आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े हुए रिफंड की सूरत में, किसी ड्यूटी की सूरत में, किसी तरह भी वो लिक्विडेट करें ताकि लोगों की लिक्विडिटी जो है ना वो बेहतर हो सके। आई थिंक ये आप भी वही बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल, मैं ये भी साथ प्रपोज कर रहा हूँ कि आपने एक तो देखे वफाक को टैक्स क्रंच आता है, वो लिक्विडिटी क्रंच आता है, तो वो जो फेडरल टैक्सेस हैं उनकी वो फिर बढ़ जाते हैं और वो उनकी रिफंड के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, वो सारे इश्यूज है। इसको तो सूबों को और वफाक को दोनों को मिलकर इसको हैंडल करना है, इसको डील करना है, ठीक है। अगर ये कर लेते हैं और फेडरेशन की लिक्विडिटी क्रंच जो है उसको कम कर लेते हैं, उसको एड्रेस कर लेते हैं, तो फिर हम ये भी फिर तवक्को करते हैं कि फिर फेडरेशन जो है वो टैक्सेस के अंदर ये बिजनेसेस को और जो बाकी तनख्वाहदार तबका है उनको फिर रिलीफ दे टैक्सेस के अंदर जितना दे सकती है। हमें ये एहसास है कि इतना ज्यादा शायद गुंजाइश ना हो, मगर फिर मजीद टैक्सों का बोझ तो कम से कम ना डाला जाए और रिफंड्स फौरी तौर पे फिर प्रोसेस किए जाए ताकि जो बिजनेस है, जो फैक्ट्रियां हैं वो चलती रहें और वो जॉब जो
उन्होंने क्रिएट की थी इस कोविड से पहले, वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो खत्म हो गई तो ज्यादा बड़ी दुश्वारी तब खड़ी हो जाएगी हुकूमत के लिए। नहीं, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल लोगों से, मैंने अभी अपने एक्सपर्ट से पहले भी किया था, कि जो हमारे यहाँ गैप है फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी का, वो इस कोविड-19 में आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, वो हमने ये अपॉर्चुनिटीज तो इतनी मिस की है अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने में। एक देखें, जब अच्छा वक्त होता है, जब एन इकोनॉमी इज डूइंग वेल कर रही होती है एंड पीपल आर मेकिंग मनी, तो ये वो वक्त होता है कि जब लोग, चाहे उस वक्त भी कोई आसानी से तो नहीं करता, उस वक्त भी ताकत को, रियासती ताकत को तो इस्तेमाल करना पड़ता है कानून के दायरे में रहकर, ऑफ कोर्स टैक्स लॉज की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त आसान होता है उसको एनफोर्स करना कि अगर वो पैसे बना रहा है एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर, तो वो फिर कुछ पैसे से उसको पार्ट करना आसान होगा। प्रॉब्लम अब ये है कि आप इस सूरत हाल में, चाहे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है चाहे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वो सारे इफेक्ट हो गए। इसीलिए स्टेट बैंक ने कह दिया कि फाइलर के लिए 4%, नॉन फाइलर के लिए 5%, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको। कर लिया। तो ये तो टैक्स मनी जो है नॉन टैक्स पेयर को दी जा रही है। अब देखें, ये वो दुरुस्त है आपकी बात, बट अब प्रोबेबली ये वो वाला साल नहीं होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसी मेजर्स लेकर अपने रेवेन्यू को बढ़ाए। ये वो वाला साल होगा कि जिसके अंदर अब हुकूमतों को भी अपने अखराजात कम करने होंगे, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको डेफिनेटली कम करना होगा, रिड्यूस करें जितनी बेल्ट टाइटनिंग हो सकती है, और उसी तरह से साथ के साथ जो टैक्स, जिनके जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको थोड़ा कुछ जितना वो कंट्रीब्यूट अब कर सकते हैं इन हालात में वो भी करें। ठीक है। और जो आपस में जो केसेस में पेंडिंग है कोर्ट में बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। फेडरेशन और सूबों के बीच में जो केसेस है या सूबों के आपस के बीच के मसले हैं, इनको रिजॉल्व होना है। ये रिजॉल्व होंगे तो देखिए रेवेन्यू तो फिर भी स्टक पड़ा हुआ है ना। अब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो किसी भी सूबे के पास जाए या फेडरेशन के पास जाए, वो अभी तो स्टक पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है स्टक। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इन हालात में उसको और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि मुश्किल वक्त है जितना बेहतर कर सके। ठीक है, आपके पॉइंट आ गया। आपने कहा कंसेंसस होना चाहिए बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, उसका लिक्विडिटी आपने कहा कि बेहतर होनी चाहिए बिजनेस की, और ये जो डिस्प्यूट्स आपस में एक दूसरे के साथ हैं उनको अगर रिजॉल्व कर लें तो ये बेहतर होगा, ताकि लोग जो भी कैश है वो टैक्स मतलब एक्सचेकर में आ जाए। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, इंशाल्लाह पर किसी रहमत देंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो लिक्विडिटी है इस वक्त बिजनेसेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो हुकूमत उसका कोई इंतजाम कर दे तो बिजनेस के लिए बेहतर होगा। ब्रेक पे वापस आते हैं और फिर अपने दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और उन्होंने बात की लिक्विडिटी के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है इमरान अफजल साहब ने लाहौर से। हम उनसे बात करते हैं कि टैक्स के मामलात कैसे हैं, किस तरह का टैक्स का बजट आ रहा है। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। सर, ये आप इस वक्त जो एक अनयूजुअल सूरत हाल हो गई है, आपने भी अपने पूरे प्रोफेशनल कैरियर में ये सूरत हाल नहीं देखी होगी बजट के हवाले से, तो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रोफेशनल सर्कल में बात हो रही है, किस तरह का बजट आप देख रहे हैं? अनवर, थैंक यू। बात ये आपकी सही है कि इस वक्त मुल्क एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सारी दुनिया ही गुजर रही है, मगर हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और इस लॉकडाउन से, वायरस की इफेक्ट से लोग बहुत इफेक्ट हुए हैं। परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है, एक्टिविटी के इशू आ गए हैं, रिस्ट्रिक्शन बहुत हैं, तो उस लिहाज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये हैं कि बिजनेस फैसिलिटेशन की तरफ गौर किया जाए और वो दी जाए, रादर दैन टाइटनिंग द नेक एंड ठीक है, लोगों को पकड़ा जाए। और नहीं तो जब हम फैसिलिटेशन की बात करते हैं तो हम क्या उसको किस तरह थोड़ा सा अगर आप बताएं? मेरा ख्याल है जी, जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बिजनेस एक्टिविटी को बूस्टर देने के लिए, देखें इनकम टैक्स में तो कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं है आप रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जो बिगेस्ट रिलीफ प्रोवाइडर होगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सेल्स टैक्स है।
ठीक है। और सेल्स टैक्स को अगर आप अगर 50% नहीं तो सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो वो मार्जिन दे देता है टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, और लोगों की परचेजिंग पावर में चीजें आने लग पड़े तो वो फिर खरीदो फरोख्त शुरू हो, इन्वेस्टमेंट शुरू हो। बिकॉज इस वक्त आपको बजट मेरा ख्याल है फैसिलिटेट करके टर्नओवर बेस देखना है कि उस तरह पूरा किया जाए, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हायर टैक्सेस एंड रिकवरी फ्रॉम लोअर नंबर ऑफ पीपल। अभी तक हमारी सीन ये रहा है कि हम 20% ऑफ द टैक्स पेयर से 80% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और हमारे फिर कॉन्सेंट्रेशन भी इस तरफ चली जाती है कि इसी तरफ से बजट पूरा हो सके तो जाओ। लेकिन अब आप IMF इस वक्त जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रख रही है, वो पहले तो 5.1 की बात हो रही थी, लेकिन अब वो शायद कम हो रहा है। लेकिन इवन देन जो भी कम 4.7 की भी बात होगी तो वो रेवेन्यू कलेक्ट होता नजर नहीं आ रहा जिस तरह की मुझे नहीं नजर आ रहा जी, मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये होगा। देखें जब वो 5.5 भी हुआ था उस वक्त भी लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वो उस वक्त भी मेरी नजर में एक अनरियलिस्टिक टारगेट था जो अचीवेबल नहीं था। ठीक है। अब भी फोर्स करना अपनी जगह है, लेकिन उसको करीब ले जाने में उस वक्त इनफैक्ट जब 5.5 था तो उस वक्त भी एक्सपेक्टेशन 4.5 या 4.8 के दरमियान थी। ठीक। अब भी आपको इसको रिड्यूस कराना पड़ेगा, वो सब्सिक्वेंटली हो जाएगा, बट जब तक कारोबार कर नहीं सकेंगे लोग तब तक आपकी रेवेन्यू कलेक्शन की बात नहीं बन सकेगी। ये ठीक है कि सेल्स टैक्स की इतनी रिडक्शन से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और रेवेन्यू जो एस्टिमेटेड है उसको इफेक्ट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छी तरह कॉम्पनसेट इस चीज से हो जाएगा। एक तो इंक्रीज टर्नओवर जिसकी जो आ जाएगी, दूसरा थोड़ा इनकम टैक्स में मूवमेंट ये होगी कि जो आपके अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स और जिसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास है उसको यूज करके जिस वक्त आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स टैक्स फाइलर्स बढ़ाएंगे ऑन द बेसिस नॉट के जी हमारी रिटर्नें अब 30 लाख हो गई हैं, ऑन द बेसिस के टैक्स पेइंग फाइलर्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो अनडिक्लेयर्ड अकाउंट हैं उनकी भरमार है और आपको पता ही है कि किस हद तक। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप जो बात करें अगर हम उसको 3 सेगमेंट्स में कर लें, एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में रेट तो वैसे ही रहेंगे ऑलमोस्ट, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आ सकता, ना विदहोल्डिंग में आ सकता। आप ये कह रहे हैं सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में लेके जाया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो, और दूसरी चीज़ ये कि आप ये करेंगे फैसिलिटेशन दें उनको। तो अब जो लोग जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे थोड़ा काम ज़्यादा किया जाए, आपका ये कहने का मकसद है? जी बिल्कुल उन पे किया जाए, क्योंकि देखें एक छोटे दुकानदार वो जो हमारा 80% कारोबारी या टैक्स नॉन टैक्स पे फाइलर हजरात हैं वो कंट्रीब्यूट अभी बेसिकली 20% भी नहीं कर रहे रेवेन्यू का, लेकिन उनके साथ और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। देखें अब आजकल आपने देख ही लिया है कि ये वायरस की वजह से जिस हॉस्पिटल जाते हैं वो कहता है 10 लाख रुपए आप पहले जमा कराएं तो फिर हम आपको एडमिट करेंगे और इलाज करेंगे। ठीक है। तो वो बिजनेसमैन जो है वो समझता है हुकूमत की तरफ से तो मुझे कुछ आना नहीं, तो मैंने ही बचा के रखना है जिसको मैंने रेनी डेज में इस्तेमाल करना है, बिकॉज मेरे लॉसेस के वक्त या मेरे हेल्थ इश्यूज की वक्त या मेरी फैमिली हेल्थ इश्यूज की वक्त नोबडी इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से कंसील्ड अकाउंट्स और पैसा डिक्लेयर ना करने की सिचुएशन आ जाती है। तो आई थिंक वो एक टैक्स की साइकिल है वो हमारे यहाँ मिसिंग है ना। बेसिकली टैक्स लिया जाता है लेकिन जो देने का टाइम आता है उस वक्त दिया नहीं जाता वापस, जो है उस वक्त दिया नहीं जाता, वो बहुत बड़ा इशू है, कॉन्फिडेंस का इशू है। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कह रहा कि जी बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक आज रिलीफ दे के साल बाद उसकी इंटरप्रिटेशन फिर एक डिफरेंट मैनर में होनी शुरू हो जाती है जब आपका बजट अचीव हो जाता है। अच्छा। और फिर वो जो गारंटीज दी होती हैं और तसल्लियां दी होती हैं वो पूरी नहीं होती, उसकी वजह से आप सफर करते हैं और जनरल पब्लिक रिएक्शन जो होता है कि यार ये कहते रहते हैं, अमल तो होता नहीं। ठीक। अब इस वक्त जो बहुत सारे केसेस लाखों की तादाद में ऑडिट में भी सेलेक्ट हुए हैं और फिर ये सूरत हाल आएगी क्योंकि रिटर्न ड्यू हो रहा है और सितंबर 1 जुलाई के बाद से टैक्स रिटर्न 20 का फाइल होना शुरू होगा। तो ये आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई रिबेट ऐसा देना चाहिए कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, या फिर इन केसेस को ये रिलीफ दे दें कि इनको यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में देके और कोई ऑडिट ना हो इनका, ये भी इनके लिए रिलीफ हो सकता है?
देखें ऑडिट ना हो, एक तो रिलीफ हो सकता है यकीनन, लेकिन मेरा ख्याल है एक रिलीफ अगर आपको याद हो जिस वक्त एमनेस्टी आई थी उस वक्त भी मैं प्रपोज कर रहा था कि देखें जो रेगुलर टैक्स फाइलर है उसको क्या एडवांटेज मिला कि वो सारी जिंदगी अपने ऑनेस्टली टैक्स पे करता रहा, या ऑनेस्टली नहीं भी किया तो 50-60% पे करता रहा, एटलीस्ट पे करता रहा। बिल्कुल वो करता है, तो उसको भी तो कुछ एडवांटेज दे। जब आपने वाइटनिंग 4-5-3-2% पे कर ली है तो फिर आप उसको भी कुछ एडवांटेज दें कि उसको भी तसल्ली हो। तो आई थिंक ये एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जो नॉन फाइलर सिचुएशन में क्या जा रहा है और जो फाइलर में जा रहा है उसके साथ थोड़ा सा आज भी इमरान साहब आज भी फील्ड में जो है एमनेस्टी है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाली जी कंस्ट्रक्शन वाली है। मेरा जज्बात उस कंस्ट्रक्शन वाली पे अभी आई होप के बजट में उसकी एनॉमलीज दूर करें, मगर जिस किस्म के पीरियड डिफाइन किए गए और जैसी रेगुलेशन दी गई मेरी नजर में इट्स नॉट वर्केबल। और तभी अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने रजिस्टर भी नहीं कराया बिकॉज कॉन्फिडेंस लैकिंग और क्लैरिटी भी नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द बजट और बजट आने का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौजूद है एक मिनिस्ट्री फील्ड में मौजूद है, अभी भी इस वक्त ऑन है। अब उस सूरत हाल में जो लोग एग्जिस्टिंग लोग पिछले 25-30 साल से टैक्स दे रहे हैं, अपनी दानिश में सही टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए रिलीफ कोई नजर नहीं आता, उनके लिए रिलीफ नहीं नजर आता। लेकिन आप देखें ना वो एमनेस्टी भी क्या कर रही है, जब तक वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगी उस एमनेस्टी का फायदा कोई नहीं है। सही है, ये लास्ट डेज में आ गई है। जिस तरह वो एक एमनेस्टी दी गई थी कि आप अपना स्टॉक डिक्लेयर कर दें और जी नो क्वेश्चन आस्क्ड टू द एक्सटेंट ऑफ स्टॉक, तो उसके रिपरकशन तो और चीजों पे बड़े आ रहे थे, इसीलिए वो भी फेल हो गई। ठीक है, तो इस वक्त अगर आपको देनी है ये लैंड या उसकी तो 5 साल के पीरियड के ऊपर आप इसको दें, एसोसिएटेड चीजों को देखें। उधर एफडीआर कह रहा है कि हम अपना रेट लगाएंगे, जिस बंदे ने एफडीआर का रेट लगाना है वो डीसी की फिर आ जाएगा। चलो इस पे तो किसी वक्त और बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं ऑडिट ना होना भी एक रिलीफ हो सकता है टैक्स पेयर के लिए, और इस तरह के मेरा ख्याल है ऑडिट ये भी हो सकता है, लेकिन ऑडिट में एक और चीज का ख्याल रखना चाहिए। देखें आज 2014 के नोटिस और प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से इफेक्टिवली वो टाइम बार हो चुके थे। ठीक है, अब डिपार्टमेंट उस तरफ चला गया है। आप आज मेरे से पिछले साल का हिसाब पूछने तो मेरे लिए मुश्किल है, 6 साल पहले का मैं हिसाब कहाँ से। ठीक है इमरान भाई, आपकी बात आगे मेरे ख्याल में आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर ली कि ये किस तरह जो है हुकूमत को इसको बजट लेके आना चाहिए और किस तरह के लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए। फिर हम किसी वक्त आपसे डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे मेहमानों ने बात की और सबका यही कहना था कि लोगों को लिक्विडिटी जो है वो चाहिए, लोगों को इंसेंटिव चाहिए, और जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने एक्सचेकर में पैसा हमेशा डालते रहे हैं, उनको जो है किसी ना किसी तरह सपोर्ट करनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए उन पे काम होना चाहिए, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, उन पे काम होना चाहिए। तो नॉन फाइलर्स पे हुकूमत काम करे ताकि टैक्स फाइलर जो हैं उनको एक रिलीफ नज़र आए। हम फिर इस जायज़े के साथ हाजिर होंगे आपके पास और आपसे बात करेंगे कि हुकूमत को किस तरह का बजट लेना चाहिए ताकि टैक्स का निज़ाम भी मजबूत हो, हुकूमत के रेवेन्यू भी कलेक्ट हों और लोगों को भी एक रिलीफ नज़र आए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।